अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 8 कंट्रोल रूम में। जमाल को पेड़ पर बैठे 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। इस दौरान जंगल में किसी तरफ से कोई दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा टल गया था। अगर थोड़ी देर के लिए महफूज पनाहगाह मिल गई थी तो दूसरी जानिब मार्टिन और उसके साथियों को भी किसी तरह की प्लानिंग का कुछ वक्त मिल गया था। वो उसे दोबारा पकड़ने के लिए कोई मंसूबा बना सकते थे। उसने सोचा यूं बैठे रहने से खतरा टल नहीं जाएगा। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर पेड़ से नीचे उतर आया। जैसे ही उसके पांव जमीन पर लगे उन्हीं लम्हात में उसे एहसास हुआ कि कहीं परों की सरसराहट हो रही है। वो इन सरसराहटों को वाज़ेह सुन सकता था। उसे लगा जैसे कुछ लोग तेजी से चलते हुए आ रहे हैं। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। सरसराहट लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। तब अचानक उसकी निगाह 3 लोगों पर पड़ी। वो उससे थोड़ा फासले पर थे। उन्होंने हाथों में गनें पकड़ी हुई थीं। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। जमाल ने तने के इर्द गिर्द फैले हुए पौधों में खुद को छुपा लिया। जमाल ने उनके रुख का अंदाज़ा लगा लिया था। वो साहिल की तरफ जा रहे थे। जमाल को ये यकीन हो गया कि मार्टिन और उसके साथियों के अलावा भी उस जजीरे पर लोग हैं। वो इंतहाई खामोशी से तने के साथ पौधों में छुपा रहा, यहाँ तक कि वो लोग आगे निकल गए। वो काफ़ी देर तक यूं ही बैठा रहा। काफ़ी देर बाद जब उसने सर उठाकर देखा तो कोई भी उसके नज़दीक नहीं था। वो खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जंगल का सारा मंजर एकदम से गायब हो गया। उसकी जगह तारीकी ने ले ली थी। एक पुरहोल सन्नाटा छा गया, जैसे उसका राब्ता पूरी दुनिया से कट गया हो। ये कैफियत लम्हा भर रही, फिर तारीकी में एक नुक्ता फैला और फिर फैलता ही चला गया। उस दायरे में खाकी रंग था जिसके दरमियान में एक नीला नुक्ता उभरा और वो फिर फैलता चला गया, यहाँ तक कि वो नीला रंग दायरे के किनारों तक जा पहुँचा। लम्हा बलम्हा दायरे का किनारा गहरा नीला होता गया। फिर ये मंजर उसकी निगाहों से हट गया। वही जंगल का सब्जा, दरख्त और पौधे इसके सामने थे। जंगल का मखसूस शोर उसके कानों में पड़ने लगा। जमाल उस देखे हुए मंजर पर गौर करने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि ये मंजर इसी जजीरे से मुताल्लिक है। वो किस सूरत में उसके सामने आता है उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह सकता था। जमाल ने एक तवील सांस ली और मोहतात अंदाज में जंगल से निकलकर जजीरे की जानिब बढ़ा। उसे ये पता था कि साहिल पर जाने का कोई फायदा नहीं। वहाँ की निगरानी की जा रही थी। वहां जाने का मतलब दोबारा उनके चुंगल में फंसना था। कुछ देर बाद वो जंगल से बाहर आ गया। वहां आकर उसे पता चला कि दोपहर ढल रही थी। चमकती हुई धूप में सामने दूर दूर तक कोई फर्द दिखाई नहीं दे रहा था। वो जमीन पर बैठकर सामने का मंजर देखने लगा। जिस लकड़ी के हट के पास से वो भागकर जंगल में दाखिल हुआ था वहां कोई नहीं था, लेकिन उससे थोड़े फासले पर हेलीकॉप्टर खड़ा था। उसके पर साकिन थे। वो ये नहीं देख सका कि उसका पायलट उसी में बैठा है या उतरकर कहीं चला गया है। उसने गौर से देखा, हेलीकॉप्टर के अकब में एक और लकड़ी का हट बना हुआ था। उसके सामने भी वैसा ही एक सहन बना हुआ था। लाजमी बात है वहाँ भी लोग रहते होंगे। उसने सोचा अगर यहाँ लोग बस रहे हैं तो यकीनन उनके रहने के भी कोई न कोई मकान होंगे। जैसे ये 2 लकड़ी के हट उसे दिखाई दे रहे थे, मुमकिन है उसे यहाँ से दिखाई न दे रहे हों। अगर वो सीधा मैदान में जाता है तो फौरन पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर वो जंगल ही में रहते हुए छुपकर आगे बढ़ता रहे तो मुमकिन है कि वो कोई ऐसा रास्ता तलाश कर ले जो उसे यहाँ से निकाल ले। उसने फैसला किया और जंगल में दरख्तों की ओट में रहते हुए चल दिया। वो जिधर भी जाता उसे एक दायरे ही में घूमना था। वो तेजी से चलता जा रहा था। वो हर तरफ से मोहतात था, लेकिन इसके साथ साथ वो उस मंजर के बारे में भी सोचता जा रहा था जो कुछ देर पहले उसे आलम बेखुदी में दिखाई दिया था। वो उसे समझना चाहता था, लेकिन मुंतशिर दिमागी के इस माहौल में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो न जाने कितना सफ़र तय कर गया था, लेकिन ज़रा सी भी थकन नहीं हुई थी। सूरज मगरिब की जानिब झुक रहा था। वो चाहता था कि अंधेरा होने से पहले कोई न कोई राह उसे सुझाई दे जाए। यही सोचता हुआ वो चलता चला जा रहा था। एक जगह जमाल को एहसास हुआ कि दूर कहीं लकड़ी का हट बना हुआ है, लेकिन ये ज़रा सा मुख्तलिफ है। उसके सामने लकड़ी की बाड़ वाला सहन नहीं बना हुआ था। उससे थोड़े से फासले पर चंद मिट्टी के घर थे। लकड़ी वाले हट और मिट्टी वाले घरों के दरमियान एक रास्ता बना हुआ था।
उस रास्ते के साथ साथ फूलों के पौधे थे। वो ठिठक कर रुक गया। यहाँ पर उसे जिंदगी के आसार दिखाई दिए तो उसे लगा कि शायद यहाँ से कोई राह निकले। वो रुककर वहाँ का जायजा लेने लगा। पीली धूप में वो हट बहुत पुरस्कार दिखाई दे रहा था। ऐसे में दो लोग लकड़ी वाले हट से निकले। वो आपस में बातें कर रहे थे। वो ऊंचाई से नीचे आए और उसी रास्ते से मिट्टी के घरों की जानिब चल दिए। जमाल सामने देख रहा था। अचानक उसने देखा उसी लकड़ी वाले हट के अकब में उसे एक लंबा सा टावर दिखाई दिया। उसे लगा जैसे ये कोई एंटेना है। लाजमी बात है कि यहाँ से बाहर की दुनिया से राब्ता किया जाता होगा। तभी उसे आलम बेखुदी में देखा हुआ मंजर याद आ गया। वो भी गोल दायरे में एक नुक्ता था जिसकी लहरें चारों जानिब फैल रही थीं। उसे यकीन हो गया कि वो यहीं से बाहर की दुनिया से राब्ता कर सकता है। उसने फैसला कर लिया कि वो उस हट तक जरूर जाएगा। उसने अंदाजा लगाया इस हट और जंगल में दरमियानी फासला कोई किलोमीटर का रहा होगा। उसने गहरी सांस ली और इंतहाई तेजी से उस हट की जानिब भाग खड़ा हुआ। चंद मिनट में ही वो हट से थोड़े फासले पर जा पहुंचा। वहां जाकर वो पौधों की आड़ में रुका और इर्द गिर्द मोहतात निगाहों से देखने लगा। उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। एक लम्हा को तो उसे हैरत हुई। हट का दरवाजा खुला हुआ था। मुमकिन है इसमें कोई हो, लेकिन ये कैसा पुरहौल सन्नाटा था। कोई जी रूह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े फासले पर बने हुए मिट्टी के घरों के बाहर कम से कम कोई तो होता। अगर मकान हैं तो मकीनों का भी एहसास होता। वो थोड़ी देर वहां रुका रहा। फिर हट के फासले का तयन करते हुए उसने दौड़ लगा दी। जैसे ही वो हट से चंद गज के फासले तक पहुंचा, एकदम से अलार्म बज उठा। इस अलार्म की आवाज़ इतनी तीखी और खौफनाक थी कि वो खुद लरज उठा। वो घबरा कर वापिस पलटा और चंद कदम ही भागा था कि वो अलार्म अचानक बंद हो गया। वो ठिठक कर रुक गया। उसके दिमाग में एक सोच लहराई, क्या मैं हट के नादीदा हिसार में जाता हूँ तो अलार्म बजता है? वो फौरन मुड़ा और हट के पास गया। अलार्म फिर बजने लगा। वही तीखी और भयानक आवाज़ फैलने लगी। वो चंद कदम वापस आया तो अलार्म बंद हो गया। वो समझ गया कि कोई ऐसा अनदेखा हिसार है जिसकी वजह से वो अलार्म बजता है और कोई भी शख्स उस हट के नज़दीक जाए तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अचानक उसके दिमाग में आया, जिन लोगों को खबरदार करने के लिए ये अलार्म लगाया गया है वो तो अलर्ट हो गए होंगे। उसने तेजी से इर्द गिर्द देखा। उसकी निगाह मिट्टी से बने हुए घरों पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे और जमाल की जानिब ही इशारा कर रहे थे, गोया उन्होंने उसे देख लिया था। इतने में एक फायर हुआ। उसे कोई गोली तो नहीं लगी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि अब कोई मजीद फायर नहीं लग सकता। उसके पास वक्त नहीं था। किसी भी मुतवक्के फायर से बचने के लिए वो हट के अंदर चला जाए। यही सबसे नज़दीक तरीन जगह थी। इसके बाद देखा जा सकता है कि क्या होगा। अगर वो खुले मैदान में भागा तो बच नहीं सकता था। उसने लम्हा भर में फैसला किया और हट के दरवाजे की तरफ भागा। उसे चंद सीढ़ियाँ चढ़ना थीं। वो तेजी से भागा और चंद लम्हों में सीढ़ियाँ चढ़कर हट के अंदर चला गया। अलार्म बजता चला जा रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अलार्म बजना बंद हो गया। वहाँ उसे कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ कई कंप्यूटर्स चल रहे थे। यूँ लग रहा था कि लोग काम करते हुए कहीं उठ कर गए हैं। एक दीवार पर बड़ी सारी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें जजीरे का ही कोई मंजर दिखाई दे रहा था। एक तरफ माइक लगा हुआ था जिसके साथ सेट ऑन था। जमाल को वो लकड़ी का हट कंट्रोल रूम लगा था। वो अभी कमरे का जायजा ही ले रहा था कि मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी, जी बॉय, तुम हमारे ट्रैप में आ गए हो। जमाल ने आवाज़ की सिमत देखा तो स्क्रीन पर मार्टिन का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो मैदान में कहीं खड़ा था। उसके साथ उसका साथी भी था। जाहिर है वो किसी कैमरे से बात कर रहा था। जमाल चंद सानिये खड़ा रहा। फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए एतमाद से कहा, तुम मुझे फिर भी नहीं पकड़ सकते हो। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि तुम पकड़े गए हो? यकीन करो, तुम पकड़े गए हो। इसी हट के बाहर कई सारे सिक्योरिटी वाले आ गए हैं। उन सब के पास गने हैं। वो किसी भी वक्त मार्टिन ने कहना चाहा था, लेकिन जमाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो चला दो गोली, कर दो फायर। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फैसला यही हुआ है, अगर तुम काबू में नहीं आओगे तो गोली तो मारना ही पड़ेगी। मार्टिन ने गुस्से में कहा, ठीक है, जब चाहे गोली मार दो, मैं तो यही ही हूँ। जमाल ने लापरवाही से कह तो दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे ये तो यकीन हो गया था कि बाहर सिक्योरिटी वाले हो सकते हैं, वो उस पर गोली भी चला सकते हैं, लेकिन वो अगर इस कंट्रोल रूम तक पहुँच ही गया है
तो उसे कुछ न कुछ तो करना चाहिए। वो एक कंप्यूटर के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी स्क्रीन पर एक दायरा बना हुआ था। इस दायरे में एक लकीर तेजी से फिर रही थी। वो दायरा, इस पर तेजी से घूमती हुई लकीर बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे रेडार का मॉनिटर होता है। अगर बाहर कोई उनके रेडार के हिसार में आ जाए तो उसकी आमद यहाँ स्क्रीन पर जाहिर हो जानी थी। किस तरफ से और कितने मकाम पर है। इसके साथ वाले कंप्यूटर पर वैसा ही एक दायरा था। उसमें सुर्ख सुर्ख धब्बे थे। वो धब्बे हरकत कर रहे थे। दायरे के बिल्कुल दरमियान में चंद धब्बे थे। वो समझ गया था कि दायरे का बिल्कुल दरमियान ही इसका हट था, क्योंकि एक धब्बे के गिर्द पीले रंग का दायरा था जो बार बार जल बुझ रहा था। वो जो सुर्ख धब्बे हरकत में थे वो वहाँ इस जजीरे पर मौजूद लोग थे। वो स्क्रीन पर धब्बे गिनकर बता सकता था कि वहाँ जजीरे पर कितने लोग थे। जमाल को जहाँ एक तरफ ये खुशी थी कि वो इनके कंट्रोल रूम तक पहुँच गया है, तो दूसरी जानिब वो परेशान था कि अपने बारे में दादाजी या अपने पापा को कैसे बताए। अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि मैं इस जजीरे पर हूँ तभी वो कुछ कर सकते हैं। उसे ये तो यकीन था कि उसके दादा और पापा अब तक खामोश नहीं बैठे होंगे। अचानक उसे ख्याल आया कि ये तो यकीनी बात है, बाहर की दुनिया से राब्ता यहीं से हो सकता होगा। जैसे ही उसे ये ख्याल आया तो उसने बाकी कंप्यूटर स्क्रीन भी देखना शुरू कर दी। एक स्क्रीन पर कुछ खाने बने हुए थे। इनमें कुछ पैगामात आए हुए थे और कुछ यहाँ से भेजे गए थे। ये बिल्कुल सेल फोन पर पैगाम भेजने जैसा एक सिस्टम था। उसने चंद लम्हे गौर से देखा। इसे एक जगह सेल नंबर डालने की जगह भी दिखाई दे गई। इसने तेजी से अपने पापा का नंबर वहाँ डाला और तेजी से चंद लफ्ज लिख कर भेज दिए। वो पैगाम का इंतजार करने की बजाय दूसरे कंप्यूटर्स देखने लगा। उसे कुछ समझ में आया और कुछ नहीं आया। इतनी थोड़ी सी देर में वो क्या समझ सकता था, जबकि उसका जहन भी मुंतशिर था। इस वक्त जमाल बड़ी तेजी से सोच रहा था। वो हैरान था कि उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ कहाँ से रहे हैं। उसने तो अभी इस अंदाज से सोचा भी नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई जिन भूत बैठा उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा हो, या फिर कोई रूह इसके अंदर हुलूल कर गई है जो अपनी मर्जी का सोचने पर मजबूर कर रही है। वो बहुत अजीब सोच रहा था। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि वो खुद इस जजीरे पर कब्जा जमा ले, यहीं से बैठकर अपना आप मनवाने की कोशिश करे। वो किसी भी जगह पर अपना कंट्रोल कर सकता है। इसने एक बार अपने दिमाग को झटका। न जाने उसे ऐसे फजूल ख्याल क्यों आ रहे थे, और उस कंप्यूटर के सामने जा बैठा जहाँ से उसने पैगाम भेजा था। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही जब इसके पैगाम का जवाब आया हुआ था। ये पढ़कर खुशी हुई कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर हम बहुत परेशान हैं। हमें पता चला है कि तुम किसी जजीरे पर हो और हमारी मजबूरी ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम इस वक्त समंदर में हैं और तुम्हारी तलाश में हैं। फौरन बताओ कि तुम जजीरे पर इस वक्त कहाँ हो। उसने तेजी से जवाब लिखा। क्या मजबूरी है? वो लिख कर पीछे हटा ही था कि मार्टिन की आवाज़ आई। तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, या फिर हमारे किसी बंदे को अपने पास आने दो, वो तुमसे कुछ बात करेगा। मार्टिन, तुमने मुझे जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। क्या अब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या ये बातें नहीं हैं? देखो जमाल, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझ पर एतमाद नहीं करोगे, लेकिन हम तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहते हैं। इसमें ना तुम्हारा नुकसान है और ना तुम्हारे घर वालों का, बल्कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। मार्टिन ने कहा तो इसी लम्हे स्क्रीन पर पैगाम आ गया। हमें पता चला है कि जजीरे के इर्द गिर्द कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स का हिसार है। जो भी उन्हें पार करने की कोशिश करता है जल जाता है। हम ये तजर्बा कर चुके हैं। अब तक हम 2 कश्तियाँ जला चुके हैं। क्या आपके पास कोई तीसरी कश्ती भी है? ये लिख कर उसने पैगाम भेज दिया। अगले ही लम्हे जवाब आ गया। हाँ, हमारे पास अभी 3 कश्तियाँ हैं। तुम बात नहीं कर रहे हो? मार्टिन ने पूछा। मैं तुम्हारी बात का क्या जवाब दूं? जिसके साथ कोई समझौता किया जाता है वो बराबरी की बुनियाद पर होता है। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम मुझे अगवा करके लाए हो। जमाल ने जवाब दिया। इसके साथ ही वो उस कंप्यूटर के पास चला गया जहां दायरा बना हुआ था और उसमें रेडार की मानिंद लकीर जाहिर हो रही थी। वो उसे गौर से देखने लगा। उसने स्क्रीन पर लिखा हुआ समझने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि यही वो अनदेखा हिसार कंट्रोल कर रहा है। उसने एक जगह पर ऑफ का बटन दबा दिया। लकीर बनना बंद हो गई, लेकिन दायरा वैसे ही रहा। ये ठीक है कि हम तुम्हें अगवा करके लाए हैं, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं। तुम समझो हम हार गए। मार्टिन की आवाज़ गूंजी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सारी तवज्जो स्क्रीन पर थी। उसने दूसरे कंप्यूटर पर जाकर लिखा, मुझे लगता है कि मैं इनके कंट्रोल रूम में हूँ।
اب آپ ایک کشتی بھیج کر دیکھیں اور مجھے بتائیں۔ جمال نے یہ لکھ کر پیغام بھیج دیا۔ مارٹن بار بار اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن جمال خاموشی سے اپنے پاپا کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی نگاہیں دائرے والے کمپیوٹر اسکرین پر تھیں۔ اچانک اسے لگا جیسے دائرے میں کوئی نیا دھبا بن گیا ہے۔ وہ دھبا دھیرے دھیرے جزیرے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پیغام آ گیا، کشتی نہیں جلی، وہ سیدھی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے حصار ختم ہو گیا ہے، لیکن بہت محتاط ہو کر۔ ساحل پر 3 گن بردار گارڈ موجود ہیں، ممکن ہے زیادہ بھی ہوں۔ یہ پیغام بھیج کر اس نے مارٹن کی بات کا جواب دیا۔ دیکھو مارٹن، میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اس جزیرے کے کنٹرول روم تک پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں پر تباہی لا سکتا ہوں۔ اب تم لوگوں کو میری بات ماننا ہوگی۔ یہ تمہاری بھول ہے بچے، تم یہاں تباہی نہیں لا سکتے، مارٹن نے کہا۔ یہ دعویٰ تم تب کرو نا کہ اگر تم یہاں رہتے ہو۔ یہاں رہنے والے لوگوں سے پوچھو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ جمال نے تیزی سے کہا، ہم تمہیں بہترین آفر۔ مارٹن نے کہنا چاہا تو جمال نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے پوچھا، چلو بتاؤ تم کیا آفر دو گے؟ اگر تم ہماری آفر سننے کو تیار ہو جاؤ تو کچھ دیر بعد تمہاری لندن بات کرائی جائے گی۔ ڈاکٹر ولیم تم سے تفصیل کے ساتھ آفر کے بارے میں بتائیں گے، مارٹن نے تیزی سے کہا۔ لیکن میں یہ کیسے مان لوں جب تک مجھے آزادی نہیں دی جاتی؟ دیکھو اب مجھ سے بات نہ کرنا جب تک کہ کوئی حل تمہارے پاس نہ ہو۔ میں محض 1 گھنٹے بعد یہاں سے سب اڑا دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب مجھے مرنا ہے۔ جمال نے یوں کہا جیسے کوئی ماہر ترک باز گفتگو کر رہا ہو۔ وہ خود حیران تھا کہ ایسے لفظ کہاں سے اس کے دماغ میں اتر رہے ہیں۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم بات کرتے ہیں، کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا، مارٹن نے تیزی سے کہا۔ مجھے کون روکے گا؟ تم لوگ اگر مجھے کچھ نقصان پہنچاؤ گے تو میں۔ اس نے کہنا چاہا تھا کہ مارٹن دبے ہوئے لہجے میں بولا، تم پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر تاریکی چھا